गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे वंशागति का सिद्धांत, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था उत्परिवर्तनवाद, जीन बिंदु या बिंदु परिवर्तन और उत्परिवर्तन के कारण मानव में लिंग सहलग्न और मानव में लिंग संलग्न तथा सहलग्न और वर्णांतता की वंशागति को बताया था। वर्णांतता की वंशागति के जैसा ही हमारा हीमोफीलिया की वंशागति भी है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग है जो विटामिन के की कमी से हो जाता है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर यह रोग किसी व्यक्ति को है या वह इस रोग से ग्रसित है तो उसे चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और उसके शरीर से रक्त निरंतर बहता रहता है। फिर धीरे धीरे बहते बहते उसके शरीर का रक्त बह जाता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। हम आपको ये भी बता दें कि आप शायद जानते होंगे कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, जिसके पौत्र को यह रोग हो गया था। यह रोग हो जाने पर उसे जब यह रोग उसे हुआ तो उन्होंने ये भी जीन परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ था। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है, हीमोफीलिया की वंशागति। तो लिखेंगे यह रोग विटामिन के की कमी के कारण यह रोग विटामिन के की कमी के कारण हो जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। जिसके कारण रक्त बह जाने से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। यह रोग हीमोफीलिया कहलाता है। यह रोग माता या पिता से उत्परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग माता या पिता से उत्परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होता है। हीमोफीलिया के रोगियों के रुधिर में कारक 8 की कमी पाई जाती है। जिसके कारण चोट लगने पर काफ़ी समय तक रक्त का थक्का नहीं जमता और रुधिर बहता रहता है। इसे रुधिर स्त्रावण रोग भी कहते हैं। इसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले किसमें? हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए। तो हीमोफीलिया ए क्या है? यानी कि यह हीमोफीलिया विरोधी ग्लोब्यूलिन की कमी के कारण होता है। यह हीमोफीलिया विरोधी ग्लोब्यूलिन की कमी के कारण होता है। नंबर दूसरा लिखेंगे हीमोफीलिया बी।
हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी में लिखेंगे यह प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन, यह प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। यह प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। इसी में लिखेंगे कुर्सी के नीचे हीमोफीलिया ए कारक 8 की अनुपस्थिति, कारक 8 की अनुपस्थिति, उसमें लिखेंगे कारक 9 की अनुपस्थिति, कारक 9 की अनुपस्थिति। अब फिर अगली लाइन से लिखेंगे हीमोफीलिया अप्रभावी, हीमोफीलिया अप्रभावी एक्स लिंग संलग्न रोग है, एक्स लिंग संलग्न रोग है जो अधिकतर पुरुषों में होता है, जो अधिकतर पुरुषों में होता है। यह जीन अप्रभावी होता है, यह जीन अप्रभावी होता है और एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, और एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। वाई गुणसूत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, वाई गुणसूत्र पर इसका युग्म विकल्पी नहीं होता, वाई गुणसूत्र पर इसका युग्म विकल्पी नहीं होता। अतः पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन होने पर यह रोग उत्पन्न हो जाता है, लेकिन स्त्रियों में रोगग्रस्त होने के लिए दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के अप्रभावी जीन का होना आवश्यक है, दोनों जीन के अप्रभावी जीनों का होना आवश्यक है। तो ये था आपका हीमोफीलिया रोग। इसी प्रकार से जैसे एक सवाल दिया जाता है कि सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति क्या होगी। सामान्य पुरुष जैसे ये है सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति बताओ। वंशागति क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर XX है और यहाँ पर XY है। XX ने अपना X और X दिया, इसने अपना X और Y दिया, दोनों में संकरण कराया तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हम इस तरीके से इसे देख सकते हैं। XX और यहाँ पर है X और Y, X और Y। अब देखिए इसमें एक है तो एक H ये हो गया आपका, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो हमने H ये लगा दिया, इसका हमने इसका लगाया तो H और इसे
ऊपर के हैं वे सभी सामान्य हैं, और जिसमें यानी कि ये जो वाहक पुत्र, सामान्य पुत्र, इधर पे ये सामान्य पुत्री और ये वाहक पुत्री, यानी कि इसकी जीन की वाहक हो गई, वाहक पुत्री। इस तरीके से ये आप डायग्राम बनाकर ये समझ सकते हैं कि एक हमने वाहक ली और एक यानी कि ये वाहक है, ये सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया जीन की वाहक है, और दोनों में संकरण कराया गया, तो जिसमें से तो संतानें हमें सामान्य पुत्री प्राप्त हुई, सामान्य पुत्र प्राप्त हुए, और वाहक पुत्रियां प्राप्त हुई और वाहक पुत्र भी प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से ये प्रदर्शित हो जाता है। तो आप सभी लोग एक लिख रहे हैं, जिसे आपको सम करना है, लिखेंगे हीमोफीलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा, हीमोफीलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति क्या होगी, हीमोफीलिया की वंशागति क्या होगी। तो ये सभी ने नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। इसके आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे लिंग सीमित लक्षण, लिंग सीमित लक्षण। लिंग सीमित लक्षण, इसमें लिखेंगे ऐसे अनुवांशिक लक्षणों के जीन भी, ऐसे अनुवांशिक लक्षणों के जीन भी दैहिक गुणसूत्र में होते हैं, ऐसे अनुवांशिक लक्षणों के जीन भी दैहिक गुणसूत्र में होते हैं। इनकी वंशागति सामान्य मेंडेलियन पद्धति के अनुसार होती है, इनकी वंशागति सामान्य मेंडेलियन पद्धति के अनुसार होती है, लेकिन इनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही लिंग के सदस्यों में होता है, एक ही लिंग के सदस्यों में होता है। जैसे गाय, भैंस तथा अन्य जंतुओं में दुग्ध का उत्पादन, मानव में दाढ़ी मूंछ का होना तथा भेड़ों की कुछ जातियों में सींगों का होना तथा भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में सींगों का होना। तो देखिए इन्होंने ये जो बताया है, इन्होंने जीन बताया है कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जीन परिवर्तित नहीं होते, यानी कि रोग तो अनुवांशिक हो जाते हैं, लेकिन जो जीन होते हैं वे कुछ लक्षण होते हैं जो एक ही सदस्य में रहते हैं। तो ये आपने लिख लिया। हेडिंग डालेंगे लिंग प्रभावित या लिंग नियंत्रण लक्षण, लिंग प्रभावित या लिंग नियंत्रित लक्षण। लिंग प्रभावित या लिंग नियंत्रित लक्षण। लिखेंगे मानव में कुछ अलैंगिक लक्षण भी लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जीनों का प्रकटीकरण, जीनों का स्पष्टीकरण व्यक्ति के
लिंग से प्रभावित होता है, व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। पुरुष एवं स्त्रियों में समान जीन प्रारूप होता है, समान जीन प्रारूप होता है। जैसे मानव में गंजापन, विकर्ण, थायराइड, ये भी अनुवांशिक हो सकता है, तो ये थी आपकी आज का टॉपिक। इसके बाद कल अगला टॉपिक होगा, वो हम आपको कल स्पष्ट करेंगे। तब तक ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए।